चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 1936 में उड़ीसा प्रांत के निर्माण हेतु आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कांग्रेस, उत्कल सम्मिलनी, आर्य समाज या स्वराज सभा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उत्कल सम्मिलनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट की जिसका फॉर्मेशन भारत के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन बना, उड़ीसा। हर साल 1 अप्रैल अर्थात आज ही के दिन उड़ीसा डे या उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और यह डेट कोई रैंडम डेट नहीं है फ्रेंड्स। 1936 में इस दिन उड़ीसा को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यह ब्रिटिश इंडिया के पहले प्रोविंस था जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर क्रिएट किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। सोचिए, उस टाइम पर भारत में प्रोविंसेस लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर बढ़ते थे, जो उस टाइम पे प्रोविंस हुआ करते थे। लेकिन उड़ीसा पहला प्रोविंस था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। उड़ीसा का फॉर्मेशन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी था, जिसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के जिसने बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के लिए फाउंडेशन क्रिएट किया था। यह रीजन कार्व किया गया था बिहार उड़ीसा प्रोविंस से, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और इसमें कुछ सेंट्रल प्रोविंसेस के कुछ पार्ट भी थे। इस मूवमेंट का बैकबोन था उत्कल सम्मिलनी 1903, और इसके लीडर थे मधुसूदन दास, जिन्हें हम उत्कल गौरव के नाम से भी जानते हैं। इसका कैपिटल इनिशियली कटक था, जो एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। और एक मॉडर्न डेवलपमेंट 2011 में उड़ीसा का ऑफिशियली चेंज करके ओडिशा, मतलब जो कि पहले ये था OIRSSA को चेंज करके ODISHA कर दिया गया था कब? 2011 में, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक फ्रेंड्स और बात आपको बता देता हूँ, कोणार्क सब टेम्पल आपको पता है कहाँ पे सिचुएटेड है? यह उड़ीसा में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग ने की थी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, हिल्टन यंग, साइमन कमीशन, सप्रू कमेटी या हंटर कमीशन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हिल्टन यंग। दोस्तों, अगर इंडियन इकोनॉमी एक बॉडी है तो उसका हार्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका लीगल बेस था आरबीआई एक्ट 1934। इसका आइडिया आया था हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में क्रिएट की गई थी, जिसने रिकमेंड दिया था कि भारत को एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे उस टाइम पे हम बॉम्बे बोला करते थे, जो आज भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीआई इनिशियली एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, जिसका कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ रुपए था, इनिशियल कैपिटल। बाद में आजाद भारत ने इसे 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जिन्होंने कार्यभार संभाला था 1943 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में ग्रामीण उद्यमिता के लिए बैंक नेतृत्व वाला जिला स्तरीय प्रशिक्षण मॉडल के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केवीआईसी, नाबार्ड, एनएसडीसी या आरएसईटीआई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आरएसईटीआई। अब यह आरएसईटीआई क्या है फ्रेंड्स? तो यह है रूरल
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत ही आसान है दोस्तों। भारत की ग्रोथ स्टोरी तब कंप्लीट होगी जब ग्रामीण भारत जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर होगा। इस विजन के साथ आता है RSETI। यह जो है जिले लेवल इंस्टीट्यूट है जो ग्रामीण यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देता है। यह ऑपरेट करता है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर और इसका मॉडल इंस्पायर्ड है कर्नाटका के RUDSETI मॉडल से जो कि 1982 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें 3 वे पार्टनरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और एक स्पॉन्सर बैंक की। हर जिले में आइडियली एक RSETI होता है जो लीड बैंक मैनेज करता है। सबसे पावरफुल फीचर इसका ये होता है कि इसकी ट्रेनिंग कम्प्लीटली फ्री होती है और फूड और रहने की व्यवस्था भी फ्री होती है। इसका टारगेट ग्रुप होता है 18 से 50 साल के रूरल यूथ। इसमें 73 NSQF अलाइंड कोर्सेस भी होते हैं और इसका ड्यूरेशन होता है 1 वीक से 6 वीक तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें स्ट्रॉन्ग क्रेडिट लिंकेजेस भी होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के बाद लोन इजीली मिल जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आज की डेट में 632 RSETI ऑपरेशन हैं और इसमें 60 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ट्रेन हो चुके हैं। इसकी जो सेटलमेंट सक्सेस रेट है वह 70% है, मतलब 70% लोगों ने RSETI से ट्रेनिंग लेकर बैंक से फिर लोन लेकर अपना जो है नया कार्य शुरू किया और वो लोन वापस किया है। फ्रेंड्स, स्किल इंडिया मिशन के अंदर यह काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी के मेंटल की गहराई में भारी मात्रा में जल संचित रखता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, क्वार्ट्स, फेल्ड्स्पार, रिंगवुड, रिंगवुडाइट या फिर ओलिवाइन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रिंगवुडाइट। दोस्तों अब एक साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं जो पृथ्वी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक मैसिव वाटर रिजर्वायर, बहुत बड़ा पानी का स्रोत जो अर्थ के अंदर है, पृथ्वी के अंदर। कितने किलोमीटर की डेप्थ पर? तो यह पृथ्वी के सरफेस से 700 किलोमीटर नीचे है। यह लोकेशन है मेंटल ट्रांजिशन जोन में। लेकिन ट्विस्ट है, यह वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, यह केमिकली लॉक्ड है एक मिनरल के अंदर जिसे हम रिंगवुडाइट कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यह मिनरल जो है वह एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में फॉर्म होता है और वाटर को स्टोर करके रख सकता है भारी मात्रा में। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि यह जो रिजर्वायर है जो कि अभी खोजा गया है, यह सरफेस के सारे ओशन से ज्यादा पानी कंटेन करके रखता है। इस डिस्कवरी ने चैलेंज किया है एक ओल्ड थ्योरी को कि अर्थ का वाटर कॉमेट से आया था। अब लगता है कि वाटर अर्थ के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ हो सकता है। अच्छा, इसका डिटेक्शन कैसे हुआ है? तो इसका डिटेक्शन अर्थक्वेक सेस्मिक वेव से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह काब बैंड रडार इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके गुरुत्वीय विसंगतियों के माध्यम से समुद्र तल का मानचित्रण करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सेंटिनल, स्वाट, कार्टोसेट या ओशन सेट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स स्वाट, SWOT। अब ये SWOT है क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ रॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं होता, अब यह डायरेक्टली क्लाइमेट और वाटर मैनेजमेंट में भी यूज हो रहा है। इसी में एक मिशन है स्वाट मिशन, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट मिशन। यह जॉइंट मिशन है किस किस का? नासा का और CNES का। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, नासा एक अमेरिकी कंपनी है और CNS जो है यह फ्रांस की कंपनी है। इसमें लगा हुआ है कार्ब बैंड रडार इंटरफेरोमीटर।
यह सैटेलाइट जो है, यह जो पानी सरफेस एलिवेशन मेजर करता है और सेंटीमीटर तक की इसकी लेवल एक्यूरेसी होती है, और इनडायरेक्टली यह ओशन फ्लो मैपिंग भी कर सकता है। इसका जो कवरेज है वो 90% अर्थ को कवर करता है ये हर 21 दिन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विदेशी नौसैनिकों कर्मियों को भारतीय नौसेना के जहाजों पर प्रशिक्षण लेने के सक्षम बनाती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मालाबार, सागर, आईओएस सागर या वरुणा। इसका सही जवाब है आईओएस सागर। दोस्तों, अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो तो भारत का रोल समझना होता है, और इसके लिए याद रखिए यह सागर विजन को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करता है आईओएस सागर 2026, जिसका अभी हाल ही में सेकेंड एडिशन हुआ था, जो ऑफिशियली हुआ था मार्च 2026 में। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह भारत का कंप्लीट मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, जिसमें फोकस होता है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी पर। इस इनिशिएटिव का एक्सपेंशन एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में बोला जाता है महासागर विजन, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करता है। 2026 में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। भारत ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS की चेयरमैनशिप अज्यूम की है। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कितने लोग करते हैं? इस एक्सरसाइज में 16 इंडियन ओशन कंट्रीज के नेवल पर्सनल पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 2026 में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रिया सोलंकी, दीपा मलिक, भवीना पटेल या अवनी लखेरा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रिया सोलंकी। रिया सोलंकी ने 2026 में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। कब? 24 नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि हुई थी भुवनेश्वर में, और उसका वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम। यह उनकी हैट्रिक भी रही है। उन्होंने 2024, 25 और 2026 तीनों में इसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वह compete करती हैं F46 कैटेगरी में, जो अपर लिम्ब डिसेबिलिटी एथलीट के लिए होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और कम घुलित ऑक्सीजन को दर्शाती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूट्रोफिकेशन, हाइपोक्सिया, हाइपरसाप्निया या हाइपरकेप्निक हाइपोक्सिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स हाइपरकेप्निक हाइपोक्सिया। दोस्तों, एनवायरमेंट के अंदर कुछ भी हिडन थ्रेट्स होते हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो साइलेंटली इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, जिसे हम हाइपरकेप्निक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। सीधे शब्दों में समझें तो जब हाई CO2 अर्थात हाई कार्बन डाइऑक्साइड और लो ऑक्सीजन होती है एनवायरमेंट में और वो ट्रैप हो जाती है, तो उसे हम हाइपरकेप्निक हाइपोक्सिया कहते हैं। हाल ही में हुई ग्लोबल स्टडीज में यह पाया गया है कि 23 मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है, उनमें लो टाइड के टाइम यूस्टोरिन रीजन में हाइपर कैप्निया मतलब CO2 का लेवल बढ़ जाता है और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इससे जो फिशरीज, श्रिम्प्स, क्रैब्स ब्रीडिंग, क्रैब ब्रीडिंग और कोस्टल प्रोटेक्शन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CAPF अर्थात CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 का प्राथमिक उद्देश्य है? पहला ऑप्शन, बॉर्डर फेंसिंग, यूनिफाइड फ्रेमवर्क, पुलिस रिफॉर्म या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स यूनिफाइड फ्रेमवर्क, एकीकृत ढांचा।
दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी भारत के लिए एक कोर कंसर्न है और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है CAPF बिल 2026। यह इंट्रोड्यूस हुआ है मार्च 2026 में राज्यसभा में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना। अभी तक CRPF, BSF, CASF, ITBP और SSB सब अलग-अलग लॉस के अंदर गवर्नमेंट हैं, जो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करते हैं। नए बिल कवर करेगा रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिसिप्लिन और सर्विस कंडीशंस को। इसमें एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन है IPS ऑफिसर्स के लिए रिजर्व लीडरशिप पोजीशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता के हस्ताक्षर पहली बार अमेरिकी डॉलर के नोटों पर दिखाई देने वाले हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, बराक ओबामा या जॉर्ज बुश। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप। यूएस ने 165 साल पुरानी ट्रेडिशन हाल ही में ब्रेक की है। 1861 के बाद यूएस करेंसी नोट पर सिर्फ ट्रेजरी सेक्रेटरी और ट्रेजर के साइन हुआ करते थे, लेकिन अब पहली बार सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी इंक्लूड किए जाएंगे। इस केस में डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में अनाउंस किया गया है, उनके जो साइन है वो डॉलर के बिल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल का हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान द्वारा छठी पीढ़ी के फाइटर विकसित करने के लिए संचालित है? आपके ऑप्शन हमने दिए थे आपको FCAS, GCAP, एमका और तेजस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, GCAP। दोस्तों, फ्यूचर वॉरफेयर का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? इसका आंसर है 6th जनरेशन फाइटर जेट। और दुनिया में दो मेजर प्रोग्राम चल रहे हैं, एक GCAP अर्थात ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरा FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। जो ये GCAP है फ्रेंड्स, इसको UK, इटली और जापान लीड कर रहे हैं और इनका टारगेट है कि 2030 के मिड तक यह 6th जनरेशन फाइटर जेट डिप्लॉय करेंगे। और FCAS है, इसको फ्रांस, जर्मनी और स्पेन लीड कर रहे हैं और इनका भी यही टारगेट है कि ये भी 2030 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लेंगे। FCAS एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, इसमें ड्रोन्स, AI सिस्टम और डिजिटल वॉरफेयर नेटवर्क भी शामिल होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा करने पर वेतन में कटौती अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, डर को अपना हथियार बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको अगर हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।